चलिए तो बच्चा लोग, आज हम लोग सेकंड पार्ट इस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में कितना सारा पैटर्न्स है, कितना चेंजेस अवेलेबल है। सबसे पहले आपको जानना है दो तीन चीज। बायोडाइवर्सिटी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों के साथ चेंज होता है। लैटिट्यूड यानी जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो तब भी बायोडाइवर्सिटी चेंज होता है। यानी इक्वेटर के पास आप देखोगे ना, इक्वेटर के पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करोगे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये घटेगा। उसी तरह लैटिट्यूड में जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर बढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी घटेगा, और जितना आप ग्राउंड पे हो बायोडाइवर्सिटी उतना ज्यादा है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो पहला पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड। हाई से लो में मतलब अगर आप लैटिट्यूड, अगर आप लोअर लैटिट्यूड में जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। यानी देखो 0 डिग्री इक्वेटर है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पोल है। पोल पे कम, हाई से लो की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। उसी तरह देखो उस पे ही लिखा हुआ बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ कि बायोडाइवर्सिटी आर्कटिक में मॉडरेट टेम्परेचर में और मैक्सिमम है ट्रॉपिकल में, मिनिमम इन आर्कटिक। आर्कटिक में सबसे कम, टेम्परेट रीजन में मॉडरेट, और जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे मैक्सिमम। ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है कोलंबिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास है, वहां पे 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है। ठीक। न्यूयॉर्क वो 41 डिग्री नॉर्थ पे है, वहां 105 स्पीसीज है बर्ड्स का। ग्रीनलैंड में जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे, वहां सिर्फ 56 स्पीसीज है। देख रहे हो जितना इक्वेटर पे 1400, 41 डिग्री पे 105, 71 डिग्री पे 56, कितना तेजी में घट रहा है। इंडिया जिसका मैक्सिमम पार्ट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, वहां पे ऑलमोस्ट 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है। उसी तरह अगर आप बात करो फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में है, जैसे इक्वेडोर देश का नाम है जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, वहां पे 10 टाइम्स स्पीसीज ज्यादा है वैस्कुलर प्लांट का, जितना कि उतना ही एरिया का किसी टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट में, जैसे कि यूएसए में मान लो। मतलब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर एरिया एक यूएसए में है और एक है तुम्हारा इक्वेडोर में जो कि इक्वेटर के पास है, तो उतने ही एरिया में इक्वेडोर में 10 टाइम्स ज्यादा वेराइटी है प्लांट का जितना कि यूएसए में है। ठीक है। यानी पोल के पास तरफ आप जाओगे बायोडाइवर्सिटी कम होगा, इक्वेटर की तरफ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा। अगला पॉइंट हम लोग बात करें, जैसे एक और एग्जांपल है, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी साउथ अमेरिका में है। सबसे अधिक कहाँ? साउथ अमेरिका। और वहीं पे अमेजन फॉरेस्ट भी है, आप सभी को पता है अमेजन फॉरेस्ट इज इन साउथ अमेरिका। सो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज इन साउथ अमेरिका। वहां पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड का। वहां पे कम से कम 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट है, 3000 स्पीशीज ऑफ फिश है, 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड, 427 mammals, 427 amphibians, and 378 reptiles, and more than 1,25,000 species of invertebrates। ठीक है। और साइंटिस्ट अभी भी ऐसा मानते हैं कि कम से कम 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज अभी भी वहां मिलना बचा है। तो आप खुद सोचो कितना ज्यादा, 40,000 प्लांट स्पीशीज, 3,000 पहले 40,000 प्लांट, 3,000 फिश, 1,300 बर्ड, 427 मैमल्स एंड एम्फीबियंस, 378 reptiles, 1,25,000 invertebrates, and more than 2 million insects are still waiting to be discovered. Okay, so this was all about uh, the example of the diversity which is present in the tropics as compared to temperate and freeze zone. Now इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है ही क्यों? तो दो कारण। सबसे पहला कारण स्पेसिएशन, मतलब अधिक स्पीसीज। डाइवर्सिटी का अभी तक हम लोग बात करें तो नंबर का कभी बात नहीं कि 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट का नंबर है, नहीं, 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट वहां है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर, स्पीसीज नंबर, नॉट अबाउट नंबर एज अ होल इन जनरल। सो हम सब जानते हैं कि जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ज्यादा स्पीसीज बनेगा। जैसे देखो ना, आज ही हम लोग इंसान हैं, कैनेडियन अलग लगेगा, अमेरिकन अलग लगेगा, चाइनीज अलग दिखता है, जापानीज अलग दिखता है, अफ्रीकन अलग दिखते हैं, हम लोग इंडियंस अलग दिखते हैं। अगर समय, अगर हम मान लो 100 साल बाद नहीं, कम से कम 1,000 साल बाद सोचते हैं,
तो चूंकि अमेरिका का पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रेड कर रहा है, इंडियन आपस में इंटरब्रेड कर रहे हैं, अफ्रीकन आपस में इंटरब्रेड कर रहे हैं, चाइनीज और जापानीज भी आपस में इंटरब्रेड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हर इंडियन जाता है बाहर ही शादी करने, या इंटर कंटिनेंटल मैरिज होता है इतना आसानी से। इट इज क्वाइट रेयर। मुश्किल से 1% पॉपुलेशन में वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जो इंटर कॉन्टिनेंटल मीटिंग कर रहा हो या इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिज हो रहा हो। तो जाहिर सा बात है हमारे में वेरिएशन अलग तरह का हो रहा है, हमारे कंडीशंस के हिसाब से, बाकियों में बाकियों की तरह उनके कंडीशंस के हिसाब से। तो जाहिर सा बात है चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ समय के बाद वो एक अलग स्पीसीज में डेवलप हो जाए, हम लोग एक अलग स्पीसीज में डेवलप हो जाए। क्वाइट कॉमन, वी हैव स्टडीड अबाउट इट, दिस ऑल दिस इन इवोल्यूशन। सो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो एक तो टाइम की वजह से जाहिर सा बात है ये जो ट्रॉपिक्स है वो बहुत पहले इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस में आया, बाद में ट्रॉपिक्स का ही कुछ पार्ट शिफ्ट होते होते टेम्परेट और फ्रिज बना। इस वजह से चूंकि फ्रिज और टेम्परेट रीजन में एनिमल्स को बहुत कम समय मिला डाइवर्सिफाई करने के लिए, इसलिए वहां पे डाइवर्सिटी कम है, ट्रॉपिक में ज्यादा है। दूसरा बात, ट्रॉपिक्स में सीजनल वेरिएशंस कम होता है, इससे ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने में मदद ज्यादा मिला, स्पेशिएशन में ज्यादा मदद मिला और इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बनडॉल्ट का। हमबोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाला क्वेश्चन में से एक है। ये एक बहुत बढ़िया सा उनका मैथमेटिकल वर्क था, और वो मैथमेटिकल वर्क के अनुसार वो बोल रहे थे कि जैसे जैसे आप नए नए जगह पे खोजना शुरू करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे, नया नया स्पीसीज का नंबर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आप पूरा अर्थ खोज दीजिएगा तो जाहिर सा बात है धीरे 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 आपको अधिक से अधिक स्पीसीज मिलेगा, बट पूरा अर्थ खोज लेने के बाद ऐसा नहीं कि अब आप और भी कोई एरिया ढूंढते हैं तो वहां और ज्यादा स्पीसीज मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने कहा था दैट विद इन अ रीजन, एक रीजन में अगर हम बात करें तो स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, आप जितना ज्यादा एरिया ढूंढेंगे स्पीसीज रिचनेस उतना अधिक मिलेगा, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। और उसके बाद वो बोले थे कि ये जो टोटल ढूंढने पे ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। और फिर उन्होंने एक इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, log x इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। s क्या है? स्पीसीज रिचनेस, a क्या है? एरिया, z क्या है? स्लोप, जिसका एक और नाम है रिग्रेशन कांस्टेंट। स्लोप का एक और क्या नाम है? रिग्रेशन कांस्टेंट। और c क्या है? तो c इज y इंटरसेप्ट। अब ये सब जो भी बात की है हम लोग अभी, वो है क्या उसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो जेड है इस पे भी क्वेश्चन खूब बनते देखिए। जेड क्या है? तो जेड हमेशा 0.1 से 0.2 के बीच में वैरी करता रहता है, 0.1 से 0.2 के बीच में वैरी करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कोई ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉपिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का है, ठीक है। अब देखो जेड का वैल्यू कुछ के लिए याद रखना, जैसे जेड का वैल्यू 0.6 से 1.2 के बीच में होता है हमेशा ही, ठीक है। अगर हम बड़े बड़े एरिया के लिए बात करें, छोटे एरिया के लिए बात करेंगे तो फॉर स्मॉल एरिया वो 0.1 से 0.2, और लार्जर एरिया यानी आप कॉन्टिनेंट का बात कर रहे हैं तो 0.6 से 1.2। जैसे अगर आप फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स का बात करोगे पूरे पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को मिला के, तो जो स्लोप का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5, ठीक है। स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? 1.5। चलिए अब जरा सा बात कर ले फटाफट इसी टोन पे उस ग्राफ का। यस, ग्राफ नॉर्मली अगर हम लॉग स्केल में बनाए तो ऐसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, लैग लॉग स्केल। और अगर आप लॉग को हटाकर इसको लॉग को सॉल्व करके करते हैं इक्वेशनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये ग्राफ ऐसा आता है। आपको ये ग्राफ याद रखना है, आपको ये ग्राफ याद रखना है विद इक्वेशन कि अगर आप लैग लॉग स्केल में यानी लॉगरिथमिक स्केल में लोगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगे, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगे तो वो एक कर्व के फॉर्म में हाइपरबोला टाइप में,
ठीक है, चलिए अब जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि डाइवर्सिटी डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पे भी, और जाहिर सा बात है अगर आप लोअर से हायर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डाइवर्सिटी घटेगा, नीचे में डाइवर्सिटी ज्यादा, मैक्सिमम एट द बेस, हम लोग बात कर चुके थे। अब एक आखिरी पॉइंट इस पेज का, कंडीशंस फेवरिंग ग्रोथ डू नॉट इंड्यूस बायोडाइवर्सिटी फॉर स्पेशिएशन। और स्पेशिएशन देखो, स्पेशिएशन या बायोडाइवर्सिटी वैसे एरिया में ज्यादा मिलेगा जहां पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जाहिर सा बात है अगर हम इसी तरह से सुखी हैं तो हम चेंज क्यों होंगे, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा, या जो भी म्यूटेशन वेरिएशन होता है, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये म्यूटेशन या वेरिएशन क्यों होता है, ये इसीलिए होता ताकि बुरे वक्त में हम खुद को एग्जिस्ट करा पाए, बुरे वक्त में, तो बुरे वक्त में एग्जिस्ट करने के लिए ही ये म्यूटेशन या वेरिएशन होता है। इसीलिए अगर कहीं पे कंडीशन जो है वो ग्रोथ को फेवर कर रहा है तो वो बायोडाइवर्सिटी को इंड्यूस नहीं करेगा, और इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ इनरिचमेंट। जितना ज्यादा इनरिचमेंट उसके साथ एक नुकसान है, उसका दुर्भाग्य है कि वो स्पेसिएशन को इंड्यूस या बायोडाइवर्सिटी को नहीं इंड्यूस कर सकता है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझाने के लिए ये डेविड टिलमैन, एक नाम आपको मिल रहा है, डेविड टिलमैन, देख रहे हो, ये डेविड टिलमैन का बात बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमको याद आ रहा है। डेविड टिलमैन बहुत अच्छे से बोले शराफत से, भाई साहब देखिए, अगर आप कंटिन्यूअसली किसी स्पीसीज को खत्म कर रहे हैं तो उसका तुरंत में तो कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होगा, उसका असर होगा और बहुत तगड़ा असर होगा। और अपने बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल ये एरोप्लेन का, और सबसे मजेदार बात यह है कि वो एरोप्लेन को एयरप्लेन बोले, ठीक है। देखो ये क्या बोले, देखो एयरप्लेन लिखा ना, एयरप्लेन, तो एयरप्लेन का हम लोग बात करते हैं। वो बोले क्या, सुनो, डेविड टिलमैन बोले भाई कि हम भी, वो भी मैथमेटिकल इक्वेशन ही सॉल्व करे थे, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके बोले कि भाई वैसा प्लॉट जहां पे स्पीसीज ज्यादा है वहां वेरिएशन कम है, वहां पे बायोमास प्रोडक्शन चाहे कंडीशन कैसा भी हो सेम ही रहता है, और वैसा स्पीसीज या वैसा जगह जहां पे बायोमास या बायोडाइवर्सिटी कम है, वहां बायोमास थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, इस साल अगर ज्यादा हुआ तो मे भी अगले साल कम होगा। इसका मतलब जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है उस इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जहां बायोडाइवर्सिटी कम है उस इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। और यहाँ से एक और बात पता चल गया कि जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। एक उसी चीज को जो वो बोले थे उन्हीं चीज को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए, पॉल इनरिच। देखो डेविड टिलमैन क्या बोले वो तुम समझ गए हो, अब बात है पॉल इनरिच का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी तरह बोर्ड में आने के लिए सबसे तैयार है। ठीक है, अब जरा हम इसको समझाते हैं। ये जो पॉल इनरिच का एग्जांपल था वो पूरा एग्जांपल था राइवेट पोपर हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। उन्होंने कहा, पॉल इनरिच ने, कि देखिए आप किसी भी इकोसिस्टम से किसी भी स्पीशीज को हटाते हैं तो उससे इकोसिस्टम वीक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन को एयरप्लेन बोले से वापस बोल रहा हूं, कोई एयरप्लेन है, उसमें उन्होंने दो बात बोला, उन्होंने नट का तुलना किया स्पीशीज से, जैसे इकोसिस्टम में स्पीशीज होता है उसी तरह एरोप्लेन में नट होता है, अलग अलग जगह पे सीट का नट, पूरा लोहा से ही तो बना हुआ है तो हर जगह नट कसा हुआ हो। कहे कि भाई हर एक पैसेंजर आ रहा है और सीट का एक नट खोल के चल जा रहा है, मतलब एक स्पीशीज को हटा दे रहा है। तो अच्छा, सीट का नट खोलने से कोई खास नुकसान होगा, एरोप्लेन क्या गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा? नहीं, लेकिन हाँ उसका इफिशियंसी, उसका कैपेसिटी तो घट जाएगा। पहले 100 पैसेंजर को उठाता था, अब वो मे बी 99 को उठा पा रहा है क्योंकि एक सीट कम हो गया, क्योंकि एक नट तो खोल दिया।
वही हाल इकोसिस्टम का है। अगर आप इकोसिस्टम से एक एक स्पीशीज को हटाते चलेंगे तो मे बी तुरंत में असर ना पड़े, नहीं दिखे, लेकिन ओवरऑल इकोसिस्टम वीक होता है। लेकिन मान लीजिए कोई ज्यादा समझदार बोला कि नहीं नहीं नट खोलना है ना, तो पैसा वसूल के जाते हैं, जाके एरोप्लेन का जो पंख होता है विंग्स, उसका नट खोल दिया। अब जरा बताओ, क्या बिना विंग्स के एरोप्लेन उड़ेगा? नो, इट विल क्रैश। तो उसी तरह बोले कि कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो की स्पीशीज होते हैं, आप अगर उसको हटा दिए तो इकोसिस्टम में क्रैश तुरंत हो जाएगा। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं सर्फ पे से केवल ग्रीन प्लांट्स हटाते हैं, अब तू ही बता, ग्रीन प्लांट्स गया तो क्या हम में से कोई भी बचेगा? खाना ही नहीं हो। इट इज द मेन फैक्ट। उनके एग्जाम स्टोरी का था कि अगर आप किसी भी स्पीशीज को इकोसिस्टम से हटाते हैं, इट विल लीड टू वीकनिंग ऑफ इकोसिस्टम। It may be like soon the ecosystem shows no effect. It can tolerate that loss, but if the loss is of key species, any key species, the ecosystem will crash as soon as possible. And one more thing, even though removal of non-important species does not have any immediate effect, but overall it decreases the uh, biomass productivity of the ecosystem as well as stability of the ecosystem. ठीक है? तो इकोसिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप समझ गए। अब बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी में लॉस का क्या क्या एग्जांपल्स है। तो बच्चा इसमें अब मेरा रोल खत्म हुआ, अब हम सिर्फ रीड ही करने वाले हैं। सबसे पहला बात करें IUCN का। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUCN फुल फॉर्म हम भी भूल गए, लेट मी चेक। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUCN फुल फॉर्म of IUCN, full form of IUCN, International Union for Conservation of Nature. Very good. Okay, so in IUCN का रेड लिस्ट एक मेंटेन करता है, जो भी इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए एक रेड लिस्ट मेंटेन करता है। और IUCN के रेड लिस्ट में अभी 784 स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट वाले कैटेगरी में खत्म हो चुके हैं, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स थे, 59 इनवर्टिब्रेट्स थे, 87 प्लांट्स थे। पिछले 500 का ये कहानी है। कुछ रिसेंट समय में जो हटा वो है डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सिका रसिया से, और 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान और कैस्पियन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा कुछ पूछता है। पिछले 20 साल में 27 स्पीशीज खत्म हुआ। अभी 12% बर्ड, 23% मैमल, 32% ऑफ एम्फीबियन एंड 31 ऑफ जिम्नोस्पर्म रेट ऑफ एक्सटेंशन है, जिसमें कि कम से कम 15,500 स्पीशीज आता है। करंट रेट ऑफ एक्सटेंशन कम से कम 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज है। अगला पॉइंट, वैसे वैसे एरिया जहां पहले कोई इंसान नहीं रह रहा था, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, ये सब जगह पे ह्यूमन जैसे ही गया तो वो डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया, और it led to extinction of more than 2000 species of native birds. The local birds which were residing on that island become extinct. Okay, now again causes of biodiversity loss, again सिर्फ हमको रीड ही करना है। पहला सुन ले बच्चा क्या क्या है। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, डिस्टर्बेंस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कोएक्सटेंशन, पॉल्यूशन, एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में पेड़ लगाना तो फायदे का सौदा ना, लेकिन नहीं, आप सिर्फ एक स्पेशल टाइप का पेड़ लगाओगे तो वो भी नुकसान करेगा। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब कोई एक नया स्पीशीज को वहां लाकर डाल देना। आप सब जानते हो कि किसी भी एरिया में अगर आप कोई नया स्पीशीज लाकर डालोगे तो वो नया स्पीशीज को, चूंकि वहां कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, वो हावी हो जाएगा और वहां के लोकल स्पीशीज को खत्म कर देगा। पॉल्यूशन को आप जानते हो। को एक्सटिंक्शन मतलब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि सिर्फ ह्यूमन ही ऐसा है जो आम के बीज को एक या ऐसा बोलो ना कि बहुत सारा ऐसा सीड्स होता है जो जिसको जब तक कोई बर्ड नहीं खाएगी, बर्ड खाती है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है, उसके बाद ही वो सीड जर्मिनेट कर सकता है। तो बात दरअसल इतना सा है कि जैसे ही वो सब सीड इंटर करता है उसके बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम में, तभी ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि कोई प्लांट है एक्स, इस प्लांट का फ्रूट को कोई वाई बर्ड खाती है।
अब वाई एक्स के फ्रूट को खाई और फ्रूट का जो सीड्स था वो भी इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, और वाई के बॉडी में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि उस फ्रूट पे एक्ट करता है और उसके सीड कोट को वीक कर देता है, और सीड कोट वीक होने के बाद ही अब वो फ्रूट का जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा। तो बात सीधा सा है कि अगर ये बर्ड ही खत्म तो वो फ्रूट वो नहीं खाएगी तो जाहिर सा बात है उसका सीड उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, उसका एंजाइम वहां एक्ट नहीं करेगा, और इसका सीधा मतलब है कि अगर ये बर्ड खत्म हुई तो ये फ्रूट भी, मतलब ये एक्स प्लांट भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी कॉज है, ये बहुत प्राइमरी कॉज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मेन कॉज। ठीक है, ये याद रखना है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको कि कभी लंग ऑफ द प्लेनेट कहते थे, आज हम वहां पे सोयाबीन की खेती के लिए फटाफट उसको काट रहे हैं, वहां पे ग्रासलैंड बना रहे हैं ताकि हमारा जो कैटल्स है वो खा पाए, और ये ओवरऑल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करके उनको मार रहा है। नेक्स्ट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। चलिए तो अब बात करें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, तो बात कर लिए। अब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से एक नुकसान ये भी होता है कि जैसे जैसे हैबिटेट को आप तोड़ रहे हो तो कोर एरिया खत्म हो रहा है। जैसे मान लो ये जंगल है, आप यहाँ से यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन है इस एरिया तक मान लो ह्यूमन आता है, बट ये एरिया तो एकदम ह्यूमन नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर जानवर शांति से रह रहा है। ठीक, अब तुम ज्यादा तेज बन के, कुछ ज्यादा ही तेज बन गए और एक काम कर दिए जो कि बुरा था प्लांट्स के लिए, और वो काम आप ये किए कि बीच से एक रोड बना दी। अब बताओ, यहाँ पे ह्यूमन का यहाँ तक इंटरेक्शन था, यहाँ रोड बन गया तो अब ह्यूमन का इंटरेक्शन यहाँ भी होगा, तो अब सिर्फ इतने एरिया में एनिमल यहाँ रहेगा और इधर इतने एरिया में रहेगा, तो कोर एरिया को घटाकर एज को बढ़ा रहा है, ये नुकसानदायक है। ठीक है, अब डोडो ऑफ मॉरिशस, पैसेंजर पिजन, स्टेलर सीको और तस्मानियन वुल्फ, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन के वजह से खत्म हो गए। हम लोग खूब कबूतर जा जा गाना गा रहे थे, बेचारी पैसेंजर पिजन यही में मर गए, कबूतर इधर से उधर चिट्ठी पहुंचाने में, है ना। उसी तरह एक हेथन है, इसको खूब ज्यादा ही हंट की, इसलिए खत्म हो गई, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। एक्सोटिक यानी एलियन स्पीसीज को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं स्पीसीज के खत्म होने का, और कुछ एग्जांपल है जैसे वाटर हाइसेंथ, जब इकॉर्निया आया तो, या लैंटेना आया, या कॉन्ग्रेस ग्रास यानी पार्थेनियम आया, नील पर्च आया, ये सब जब भी आया ना तो बहुत सारे वहां के लोकल स्पीसीज को खत्म कर दिया। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। इन चारों को मिला के हम लोग इविल क्वाड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आई थिंक कि ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं।